नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सिरसा के ऐलनाबाद चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन, इनेलो और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन से गोविंद कांडा, इनेलो से अभय चौटाला और कांग्रेस से पवन बेनीवाल उम्मीदवार होंगे। भाजपा जजपा गठबंधन की 2 साल की सरकार के कार्यकाल में बरौदा के बाद ऐलनाबाद का दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला के 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार किसी भी पार्टी को रोड शो की अनुमति नहीं होगी। वाहनों का बड़ा काफिला भी प्रतिबंधित रहेगा और बाइक रैली नहीं निकाली जा सकेगी। आयोग ने कोविड गाइडलाइन के तहत घर घर जनसंपर्क में भी 5 व्यक्तियों को अनुमति दी है। इससे ज्यादा लोग इकट्ठे होकर वोट नहीं मांग सकते। तो बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए कर दिया है। बीजेपी से गोविंद कांडा, इनेलो से अभय चौटाला और कांग्रेस से पवन बेनीवाल ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। सिरसा के ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने नामांकन भर दिया है और इसके साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल और अन्य मौजूद रहे। उपचुनाव में टिकट देने पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज सेवी कार्यों को सरकार से जुड़कर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले की जनता कांडा परिवार पर भरोसा करती है और वो सबके दुख सुख में काम आते हैं। तो तस्वीरें उस दौरान की ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए जब नामांकन भरा गोविंद कांडा ने। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सबसे पहले अपना नामांकन किया। वहीं इनेलो और कांग्रेस के उम्मीदवार कल ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। तो गोविंद कांडा अपना पर्चा भर चुके हैं। इनेलो से अभय चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा दे दिया था और उसी के चलते ऐलनाबाद में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस से पवन बेनीवाल प्रत्याशी होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ऐलनाबाद क्षेत्र से बीजेपी का विधायक बनने का दावा किया। हल्के की जनता सरकार में अपनी भागीदारी चाहती है, इसीलिए भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा को ऐलनाबाद क्षेत्र से विधायक बनाकर जनता भेजेगी। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा, उसका आज पहले नवरात्रि के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। ऐलनाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून वैसे भी अच्छिक हैं। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, फिर उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है। ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। किस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है। कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तय होने में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर इन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तीनों कानूनों को एक बार फिर से किसानों के हित में बताया। उन्होंने किसान मोर्चे से चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा कि जनता उन्हें चुनकर अगर भेजती है तो विधानसभा में उठाएं कृषि कानूनों का मुद्दा। किसान संगठन जब चले थे जत्थेबंदी आंदोलन करने, तो मुद्दा ये था कि इन कानूनों से जमीन चली जाएगी। अब कोई बोलता है, क्योंकि ये बात झूठ बताई गई थी।
कानून सब ने पढ़ लिए हैं, कानून हिंदी में भी आ गए। दूसरी बात बताई गई मंडियां नहीं चलेंगी, खरीद नहीं होगी। अब मंडियां भी चली हुई हैं, खरीद भी हो रही है, तो वो बात भी निकल गई। अब कोई पूछता है कि इनकी कमी बताओ, बोला कमी तो नहीं बता सकते, हमने तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और उसमें से कुछ लोग राजनीतिक उसके कारण से अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। मैं कहूंगा कि अच्छा हो कि किसान संगठन चुनाव लड़ें और लोगों के सामने जाकर अपनी बात कहें, और उनको जनता मौका दे तो विधानसभा में कहें। किसान वहीं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं और किसानों से मिलकर उनके परिवार वालों को सांत्वना देना चाहते हैं, जिसको लेकर शामली के हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष शैलजा सहित अन्य कई नेता लखीमपुर के लिए निकले थे, लेकिन शामली प्रशासन ने उन्हें हरियाणा यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। शामली प्रशासन ने कैराना क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा राज्य के पानीपत बॉर्डर को सील कर दिया। वहीं लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोक दिया गया। सिद्धू लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सिर्फ 5 नेताओं को यूपी में प्रवेश करने की इजाजत दी है। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब बात भिवानी की करते हैं। भिवानी के पहाड़ी गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज में हुए घेराव को शर्मनाक बताया। क्षेत्रवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि कॉलेज में बेटियों को हुई परेशानी से वो शर्मिंदा हैं। आंदोलन के नाम पर महिला कॉलेज को घेरने की कल्पना नहीं कर सकता हूं। किसानों के विरोध के ऐलान पर कृषि मंत्री ने कहा कि भगवान उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे और वह क्षेत्र के विकास में बाधा न डालें। कृषि मंत्री ने कहा कि चाहे कितना भी उकसा लें, लेकिन हम संयम नहीं तोड़ेंगे। हम किसानों के नहीं, गुंडों के खिलाफ हैं। समाज में क्या ये होना चाहिए? क्या हमारे इलाके के अंदर ये संस्कृति पैदा करेंगे हम? क्या हम हो सकता है कि हमें कोई दिक्कत हो सकता है हमें सरकार पसंद ना हो सकता है हमें जेपी दलाल पसंद ना हो, और उन बच्चियों में जो आईएएस लड़की आई है, बामला की 51 गढ़वाल लड़की 51 नंबर पर बैठी थी, मैं बोला बेटी देख तेरे को किन से पट करना पड़ेगा। लोग सदम युद्ध करते हैं, नाम किसान का लेते हैं, मार खाने की आदत पड़ी हुई है, छिक्का लाद क्या पटकते फिर रहे हैं। हम करने देते हो इसको। मुझे तो मोटी कलम का बहाना लेकर राजनीति इलेक्शन जीतना था। ये नेताओं के मेरे पास फोन के रिकॉर्ड हैं। आज भी रात को सारी रात फोन चले कि पहाड़ी के अंदर कार्यक्रम मत होने दो। पहाड़ी किसी की बपौती नहीं है। पहाड़ी गांव बड़ा समृद्ध और सोचने वाला गांव है, खुददारी वाला गांव है। मुझे फख्र है इस पहाड़ी गांव पर, मुझे फख्र है अपने इलाके पर। इस हालात को देखते देखते हमें 10 महीने हो गए। आप एक चीज इस पंचायत में ये बता दो भाई, हमारा कसूर क्या है? हमने बुरा क्या किया? पहाड़ी में आप कोरा कागज लिया हुआ दस्तखत कर देता हूं, मंत्री पद भी छोड़ देता हूं, एमएलए पद भी छोड़ देता हूं। पंचायत करके 21 आदमी 11 आदमी के ये कसूर तुमने ला दिया तो कागज सर्टिफिकेट भेज देना भाई। अपने कार्यकर्ताओं के हाथ बांध रखे हैं। संयम रखना है, धैर्य रखना है, और सोचते हैं कि इनमें से कोई बेगुनाह के ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना हो जाए। कितनी ताकत है इंडस्ट्रीज आदमियों में, कितनी ताकत है? क्या हमारे ये तुम्हारे बेटे जो पुलिस में हैं, 6-6 फुट के नौजवान हैं, ये कमजोर है क्या? इन पुलिस वालों का हाल हमने वो कर रखा है हरियाणा में। जो इस कांग्रेस ने हमारे कश्मीर के अंदर सैनिकों का हाथ कर रखा था, हमने रोक रखा है कि कुछ भी हो जाए, ये गुंडे भाग जाएंगे, कोई गरीब आदमी मारा जाएगा, आपको हाथ भी उठाना है। ये हमारी नरमी का, ये हमारे संयम का, इसका फायदा उठाते जा रहे हैं।
वहीं हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर उन्हें शिकायत दी है कि उन्हें विधानसभा में उनके हिस्से का समय बोलने का नहीं दिया जाता, जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी विधायकों को नियम संगत समय दिया जाता है। कांग्रेस के विधायकों का समय उनके नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बोलकर खत्म कर देते हैं। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत दी है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के नए विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता। नीरज शर्मा के साथ कांग्रेस के 12 विधायकों ने भी इसी तरह की शिकायत रखी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लगभग 12-13 जो विधायक हैं, उन्होंने लिखित रूप से ये कहा है कि हमें जो बोलने का समय है वो कम मिलता है और हमें बोलने का अवसर जो है वो पूरा प्रदान किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को चाहे जितना भी मर्जी समय दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अलावा सभी सदस्य बराबर हैं। उनका ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष के अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब समान हैं, उनको सबको समय जो है वो मिलना चाहिए, और विशेष तौर पर जो नए चुने विधायक हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि सबको समान समय दिया जाए और जो नए चुने हुए विधायक हैं उनको भी उतना ही समय मिले जितना दूसरे विधायकों को, अपोजिशन के विधायकों को। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम के 2 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। देवीलाल स्टेडियम में बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1650 एलपीएम है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसलिए गुरुग्राम में 2 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। एक प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगाया गया, दूसरा सीएसआर फंड की ओर से पावर ग्रिड ने लगाया है। और अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार निगम में अंबाला के पूर्व मेयर रमेश मल और एमई विपिन बुरा के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों के बीच हुआ विवाद गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। पूर्व मेयर के आरोप हैं कि जो अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर वो बीते कई दिनों से एमई को फोन कर रहे थे, लेकिन एमई उनका फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसे में जब निगम जाकर उन्होंने एमई से बात की तो एमई ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे, उनसे बुरा बर्ताव कर उतारू हो गए और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। एमई पर आरोप लगाते हुए पूर्व मेयर ने बताया कि इस झड़प में उनके कपड़े भी फाड़े गए। फिलहाल पूर्व मेयर ने पुलिस को शिकायत सौंप दी है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है और पुलिस ने पूर्व मेयर की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निगम की एमई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। क्या तो पहली तो बात यह है कि ये टेलीफोन ही किसी का भी उठाता, मेरा तो क्या आम पब्लिक का तो क्या मेरा भी टेलीफोन नहीं उठाता। ये तो मामला एक एक्रोचमेंट का था। आज से 3 महीने पहले इसने उसको नोटिस दिया था कि ये 7 दिन में आप अपनी एक्रोचमेंट तोड़ लो, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबकि मेरा उस एक्रोचमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को किसी आदमी ने दिया जी, ये एक नोटिस दिया है इसने। चलो मैंने बात नहीं करी। भाई 15-20 दिन बाद मैंने इससे पूछा कि विपिन आपने एक नोटिस दे रखा है किसी को भी 7 दिन के अंदर एक्रोचमेंट अगर आप नहीं हटाते तो मैं तोड़ दूंगा, तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। कहता जी मैं दूसरा नोटिस देके तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके इसको तोड़ दूंगा। मैं क्या वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की कोई लोड़ नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है कोई भी, तो आप उसको तोड़ो। चलो बात आई गई हो गई, बीच में मैं इसको तोड़ दूंगा। इन बिटवीन बिच इसकी उसके साथ सेटिंग हो गई, इसने पैसे का लेन देन कर लिया। अभी मैं 2-4 दिन पहले उधर से गीता नगरी से निकला तो वहाँ दीवार खड़ी हुई थी। मैंने देखा मैं ये तो बड़ी गलत बात है, तो मैंने इसको कल दोपहर में टेलीफोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया इसने। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया इसने। तो जब मैं गया अपने बेटे के साथ तो मैंने इसको पूछा कि भाई विपिन तूने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने गर्म लहजे से पूछा कि तूने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को गुस्सा तो था कि ये अगर मेयर का टेलीफोन नहीं उठा रहा तो फिर किसका टेलीफोन उठाएगा। तो इसने टेलीफोन उठा के ऐसे मारा कि ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं उठाऊँ ना उठाऊँ मेरी मर्जी है,
मेरा सरकारी फ़ोन नहीं, आपने जिसके पास शिकायत करनी है कर लो। आपका तो चूड़े मरोगा, काम ही ये है कि आप बूथा उठा के आप निगम में चले आते हो। मैं क्या विपिन, ये तो क्या बात कह रहा है? मैं 5 साल निगम में रहूँ, 5 साल मैंने निगम में चलाई है, ये तो बात बहुत बड़ी गलत बात कह रहा है। मैंने उसको अलर्ट भी किया मगर वो नहीं हटा, वो हाथापाई के ऊपर उतराया, उसने मेरे कपड़े भी पाड़ दिए। एज ए मेयर, अगर मेयर के ऊपर कोई हाथ उठाएगा वो भी मेरे ऊपर हाथ उठाएगा वो भी सहन कर लूँ, और बदतमीजी करेगा वो भी सहन कर लूँ। जब बात जाति सूचक के ऊपर आती है तो वो बर्दाश्त से बाहर होती है, मैं वो सहन नहीं कर पाया। कल की घटना है, अम्बाड़ा के जो कमिश्नर उसके मेयर थे, पुराने मेयर थे, वो ऑफिस में किसी काम से आए थे। वहाँ पे उनकी एक्शन या जो एमई था उसके साथ किसी बात को लेके लड़ाई हुई, जिस संबंध में हमने जो रमेश मल जी हैं उनकी कंप्लेंट पे अभियोग अंकित किया, और जो बूरा जी ने भी जो कंप्लेंट दी है उस पर हमने डीडीआर की है, और उस पर भी जो। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोलियम कंपनीज ने फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे की बढ़ोतरी पर हैं, जबकि डीजल के दाम में 38 पैसे का इजाफा हुआ है। महंगाई ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़कर रखी है और ऐसे में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी के घर का बजट भी बिगाड़ दिया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किन शहरों में कितना दाम बढ़ाया गया है। पेट्रोलियम कंपनीज ने फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली में अगर पेट्रोल के दाम की बात करें तो 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में 38 पैसे का इजाफा हुआ है। तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अगर बात की जाए तो आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े शहरों की बात करें तो देखिए गुरुग्राम में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। मुंबई की बात की जाए तो पेट्रोल 109 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर है। डीजल के दाम भी 99 रुपये 55 पैसे हैं। कोलकाता में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या है, आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी बड़े शहर हैं, चेन्नई का देखिए, चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं, शतक लगा चुका है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।